जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका कल्ट ऑफ रेसलिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रश्नों की जो कि हमारे दोस्तों ने, आप जैसे दोस्तों ने, कुछ लोगों ने हमें भेजे हैं और जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये सवाल कौन से हैं, इन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट रिपोर्ट बताने वाला हूँ आपको कि आज के दिन की क्या क्या बढ़िया होने वाली है, और कुछ इवेंट्स फ्यूचर में सब बात करेंगे। एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होने वाला है, तो आपसे मेरी विनती है कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और कृपा करके हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसलिंग न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले भाई प्रश्न की बात करें, ये हमारे दिग्विजय साहब का। और मिस्टर दिग्विजय जी पूछते हैं, क्या ब्रॉक लेसनर रिटायर होने वाला है, और क्या ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया 40 आखिरी रेसलमेनिया होने वाली है। तो सर दिग्विजय जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे ये सवाल पूछा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए दिग्विजय साहब की, ब्रॉक लेसनर काफ़ी वक्त से रेसलिंग कर रहा है। अगर आप, मैं आपको बताऊँ, 2000 सन, मतलब हाँ, 2000 में ब्रॉक लेसनर ओवीडब्ल्यू कंपनी में था। जैसे कि आज आप एनएक्सटी देखते हैं, उस समय डब्ल्यू कंपनी की एक ट्रेन आउट कंपनी थी ओवीडब्ल्यू, जहां पर सुपरस्टार नहीं आते थे ट्रेन होने के लिए, फिर वो डब्ल्यू कंपनी में एज ए ट्रेड होते थे। जैसे कि आज के समय में आप देखते हैं कि एनएक्सटी ट्रेड करके सुपरस्टार को मेन रोस्टर में, रोज मैकडॉन में लाती है। उस समय ओवीडब्ल्यू की सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी में ट्रेड करके लाते थे, सभी नहीं आते थे लेकिन कुछ टैलेंटेड, कुछ वर्दी। तो ब्रॉक लेसनर उन्हीं में से एक था। 2000 में ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन, जी हाँ, पॉल हेमन ही ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू कंपनी में लाया था। पॉल हेमन ने विंस मैकमैन से बात करी थी कि मुझे ये बंदा चाहिए, ये बीस्ट ब्रॉक लेसनर। उस समय बीस्ट नहीं था वो, उस समय द नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉक लेसनर थे वो। हियर कम द पेन, समझ रहे हो ना आप। सो ब्रॉक लेसनर का 2002 में डेब्यू हुआ और कमाल का रन था। आई थिंक अभी तक ब्रॉक लेसनर हिस्ट्री में नंबर 1 और एकलौता ऐसा रेसलर है जिसने अपने डेब्यू के 2 महीने बाद ही, समझ रहे हो आप, 2 महीने बाद ही डब्ल्यू चैंपियनशिप जीती थी, वो भी रॉक को हराकर, और समर स्लैम का मेन इवेंट किया था। आप समझ सकते हो कितना बड़ा स्टार था ब्रॉक लेसनर, और कितने बड़े लेवल का विजनरी थी पॉल हेमन की कि ब्रॉक को फ्यूचर में बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बनाना है। सो ऐसे नहीं, ब्रॉक को द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कहा जाता, द सुप्लेक्स सिटी, द नाइटमेयर, ऐसे नहीं कहा सकता। वो है इस वर्दी लाइन। लेकिन अगर हम अब बात करें ब्रॉक की, देखिए ब्रॉक का, आप ये तो नहीं कह सकते कि अब ब्रॉक का भी कुछ डब्ल्यू कंपनी में बचा है, कुछ उसका क्लियर करना रह गया है, कुछ अचीव करना रह गया। भाई ऐसा नहीं है। ब्रॉक लेसनर इज द बिगेस्ट नेम ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग इन एमएमए ऑल्सो। ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यू कंपनी में सब कुछ अचीव कर लिया है। ब्रॉक लेसनर के लिए कुछ भी चीज़ अब लेफ्ट नहीं रह गई है, और 10 टाइम डब्ल्यू चैंपियन है वो। और भाई कुछ बाकी नहीं रह गया, सब कुछ कर लिया। अभी फिलहाल ब्रॉक लेसनर लेजेंड वाला रोल निभा रहे हैं, अभी वो सुपरस्टार को ओवर कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट की, तो देखिए दिग्विजय साहब की, ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगी। जी हाँ, रेसलमेनिया 41 वो जगह होने वाली है, रेसलमेनिया 41 वो स्टेज होने वाला है, वो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जहां पर लास्ट टाइम आप ब्रॉक लेसनर को फील्ड मेजर देखेंगे लाइव। क्योंकि ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट 41 में ही होगी, क्लियर कट, आज से 2 साल बाद, या 2025 में ब्रॉक की रिटायरमेंट होगी, ना कि नेक्स्ट ईयर। तो रेसलमेनिया 40 में ब्रॉक आएंगे, फिलाडेल्फिया में रेसलमेनिया होने वाली है, तो वहां पर आके वो compete करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे नहीं पता, लेकिन रेसलमेनिया 41 में, जो कि ब्रॉक लेसनर का होम टाउन में होने वाली है, मिनियापोलिस मिनीसोटा के अंदर। और वहां पर ब्रॉक लेसनर ऑफिशियली, क्योंकि मिनीसोटा से ही ब्रॉक लेसनर ने 1996 में अपना एक रेसलिंग करियर की शुरुआत करी थी एनसीडब्ल्यू में, और मिनीसोटा में ही वो चैंपियन ही बने थे, और वहीं पर वो रिटायर होना चाहेंगे, ना कि कहीं और। तो रेसलमेनिया 41 मिनियापोलिस में होने वाली, और वहीं पर हमारे द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर अपना ऑफिशियली डब्ल्यू कंपनी से रिटायरमेंट लेंगे। रिटायरमेंट लेंगे नहीं, रिटायर उनको कोई करेगा, बिकॉज किसी सुपरस्टार को ओवर करना है ना, इसलिए वो रिटायरमेंट लेंगे नहीं, इनको रिटायर करेगा कोई उस समय, शायद वो मैच हारने के बाद। और हाँ, वहाँ वो मैच हारेंगे जीतेंगे नहीं, याद रखना, क्योंकि हर लेजेंड अपना मैच हारेगा लास्ट बार, कोई नहीं जीतता। इसलिए ब्रॉक वो मैच हारेगा, और उसके बाद देन हमें ब्रॉक लेसनर का फाइनली डब्ल्यू कंपनी से
टाटा बाय बाय देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर हॉल ऑफ फेमर में इंडक्शन, बिल्कुल बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है ना होने के। ब्रॉक लेसनर ने बहुत बार कहा कि मुझे हॉल ऑफ फेमर बनने का कोई चस्का नहीं है, कोई मुझे नहीं बनना है, लेकिन भाई एक रिस्पेक्ट होती है, वो डब्ल्यू कंपनी जरूर ब्रॉक को देना चाहेगी, क्लियर कट। जो वो घटिया से घटिया सुपरस्टार को हॉल ऑफ फेमर बना देती है, तो रेमिस्ट्रो जैसा बंदा, मतलब रेमिस्ट्रो तो ग्रेट है मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन रेमिस्ट्रो भी हॉल ऑफ फेमर है, तो ब्रॉक लेसनर कद घाटी तो कितनी ऊपर है भाई, तो ब्रॉक लेसनर तो क्यों नहीं बनेगा हॉल ऑफ फेमर। तो ये है। सो दिग्विजय साहब, ये था आपके सवाल का जवाब। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 41 में रिटायर होंगे, ना कि रेसलमेनिया 40 में। अगला सवाल है सुभाष कोहली, क्या जॉन सीना भी रिटायर होने वाले हैं इस साल? तो सुभाष कोहली जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, जॉन सीना अभी रिटायर नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं कि जॉन सीना, देखिए जॉन सीना इज अ पार्ट टाइमर प्लेयर है। जॉन सीना और डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जॉन सीना और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक दूसरे से कनेक्ट है हमेशा के लिए, बिकॉज जॉन सीना इस समय हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और हॉलीवुड में वो जितना भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ परसेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जाता है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ही सुपरस्टार है जॉन सीना, और उन्होंने ही उनको बनाया है, मतलब बनाने का मतलब उन्होंने ही क्रिएट किया एक तरह से कैरेक्टर जॉन सीना का, सब कुछ। तो जॉन सीना जो भी अर्न करते हैं हॉलीवुड से, उसका 10 से 15% डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जाता है, मर्चेंडाइज में वो सब कुछ जाता है। तो जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ जुड़े हमेशा रहेंगे, वो छोड़ने नहीं वाले कंपनी को, लेकिन इन रिंग उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। और आश्चर्य मेरे को बिल्कुल नहीं है कि रेसलमेनिया 40 में जॉन सीना रिटायर हो सकते हैं। जी हाँ, रेसलमेनिया 40 नेक्स्ट ईयर, और वहां पर शायद जॉन सीना का में लास्ट मैच देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लगता है, बिकॉज आप कुछ सुनिए ना कि जॉन सीना ने क्या कहा था। जॉन सीना ने कहा था कि मैं बहुत सालों से मैच जीता नहीं हूँ, और इस हफ्ते ही कहा था स्मैकडाउन में, और मैं हारी जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन वहाँ के फैंस नहीं चाहते थे कि जॉन सीना, वो तो ये फैंस का प्यार होता है, लेकिन जॉन सीना ने कहीं ना कहीं टीज कर दिया था कि अब ज़्यादा लंबे समय तक मेरा करियर नहीं चलेगा। करियर तो है ही नहीं, वैसे भी पार्ट टाइमर है, कभी कभी आगे रन में फ्री थे। तो जॉन सीना की क्लियर टेंशन है कि रेसलमेनिया 40 में उनका जो करियर है वो फाइनली एंड होने वाला है, और फाइनली हमें जॉन सीना रेसलमेनिया 40 में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए या फिर लेते हुए नजर आने वाले हैं। और रेसलमेनिया 40 में जॉन सीना का मैच लोगन पॉल के साथ होने वाला है। जी हाँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ सुभान जी, लोगन पॉल का मैच होगा जॉन सीना के साथ, और शायद ये मैच बड़ा स्टिपुलेशन के साथ हो सकता है, और शायद फाइनली हमें यहाँ पर जॉन सीना अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायरमेंट लेते नजर आ सकते हैं, जिसके चांसेस देखिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बिकॉज जॉन सीना के लिए कुछ बचा नहीं, जैसा मैंने कहा कि अब। उसके बाद मिस्टर गौरव राजपूत का सवाल है। ये बोलते हैं गौरव जी बोलते हैं कि क्या लिखा हुआ है भाई, ये रोमन रेंग्स। भाई रोमन रेंग्स के स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत है मिस्टर गौरव जी। तो ये पूछते हैं कि रोमन रेंग्स कब हारेंगे अपना टाइटल, मतलब जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है, और कौन उनको हराएगा। देखिए मिस्टर गौरव जी, शुक्रिया सवाल के लिए। देखिए रोमन रेंग्स इस समय अनडिफीटेड है, आप जानते हैं पिछले 3 सालों से रोमन को कोई हरा नहीं पाया, और कोशिश बहुतों ने की है। ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, एज, डैनियल ब्रायन, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, लोगन पॉल, एलए नाइट अब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी ने कोशिश की है रोमन रेंस को हराने की, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे हैं रोमन रेंस को डीथ्रोन करने में। लेकिन कोडी रोड्स, जी हाँ, कोडी रोड्स वो नाम है। मानता हूं कि इस साल कोडी रोड्स हारा है, मानता हूं, लेकिन वो एक स्टोरी लाइन का हिस्सा था और उसकी हार। क्योंकि अगर आप एक सुपरस्टार को बिना मेहनत के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, उसका रन ज्यादा लंबा चलता नहीं। मैं आपको सही कह रहा हूँ। अगर आज एलए नाइट की अगर आप बात करते हैं ना, देखिए एलए नाइट ने क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ा उस बंदे ने। एलए नाइट है क्या? एलए नाइट देखा जाए तो एक ओवर रेटेड है। जी हाँ, ओवर रेटेड का मतलब समझते हैं आप? ओवर रेटेड का मतलब ये होता है जिसमें कोई टैलेंट ना हो, लेकिन उसको ओवर कर दिया गया हो। समझ रहे हो आप? तो फैंस ऐसे सुपरस्टार्स पर बहुत जल्दी टर्न कर जाते हैं, जैसे कि रोमन रेंग्स पर टर्न करे थे, सेथ रॉलिंस पर टर्न करा था, और अब फाइनली एलए नाइट पर टर्न होने वाला क्राउन जूल के बाद। जी हाँ, क्योंकि एलए नाइट को इतनी जल्दी रोमन रेंस के सामने उतारना और एक मेन इवेंट, मतलब मेन इवेंट मैच में डालना और टाइटल मैच देना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं था। क्योंकि आपके पास एजे स्टाइल्स पड़ा था, इतने बड़े सुपरस्टार्स पड़े थे, आपने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन आप एलए नाइट को उतार रहे हो। तो ये एक तरह से बिना अर्न करी हुई एक क्या कहते हैं,
अचीवमेंट है जो कि एलियन नाइट के हाथ में है। एलियन नाइट समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, ऐसा नहीं है भाई। यू आर अ जीरो। कुछ 10-15 लोग तुम्हें चीयर करने लग गए, तुम्हारा नाम बोलने लग गए, एलियन नाइट ये करने लग गए, तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हो, ऐसा नहीं है। क्राउन जूल के बाद पता चल जाएगा इसका क्या हाल होने वाला है। तो मिस्टर गौरव जी, एलए नाइट तो नहीं, लेकिन हाँ रोमन रेंग्स हारेगा रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स के अगेंस्ट। जी हाँ, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। रोमन रेंग्स डिथ्रोन होगा कोडी रोड्स के हाथों। रेसलमेनिया 40 वो स्टेज होने वाली है, क्लियर कट। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा कि कैसे, कब, कहाँ, क्यों। क्लियर कट आपके सवाल का जवाब है, कोडी रोड्स ही होने वाला है। रेसलमेनिया 40 में रोमन हार जाएगा, कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन जाएगा। खत्म होने वाली है वहां स्टोरी, और कोई चांस नहीं आगे बढ़ने का। तो अगला सवाल लेते हैं मिस्टर सूरज कुमार का। तो सूरज जी पूछते हैं, क्या एज का एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू करना सही था? क्या उसने डब्ल्यू कंपनी को धोखा दिया है? तो मिस्टर सूरज जी, धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, एज का मैं धोखा शोखा के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लेकिन सिर्फ आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप उसमें सेट हैं, आपने 10-15 साल कहीं जॉब करी, और आप 15 साल बाद आपको आपको लगता है कि यार अब शायद कुछ बचा नहीं है, मुझे और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, या आप मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आप जरूर सी बात है कि आप या तो जॉब छोड़ देंगे अगर आपसे आगे काम नहीं हुआ, या फिर आप कहीं और ट्राई करेंगे जो आपको ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आपको लाइफ अच्छी दिखे, आपकी ज़्यादा आपको काम मिले, ज़्यादा आप टीवी पर दिखें या काम में दिखें। तो सेम हालात एज के साथ है। देखिए, एज 2020 में कंपनी के साथ आए थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि इस साल एक्सपायर हुआ, और उसी के बीच में एज ने काफ़ी अच्छे मैचेस दिए हैं यार। ओटन के खिलाफ, रोमन के खिलाफ, मिस के खिलाफ, फिन बैलर के खिलाफ क्लियर कट अच्छा दिया। लेकिन एज हमेशा से चाहते थे कि क्रिश्चियन के साथ वो डब्ल्यू कंपनी में टैग टीम में या सिंगल मैच लड़ना चाहते थे, लेकिन जो कि नहीं हो पाया, बिकॉज 2021 रॉयल रंबल में एज और क्रिश्चियन आमने सामने आए थे, जिसके बाद रूमर काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन जो है डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लेकिन उस समय डब्ल्यू कंपनी ने क्रिश्चियन को इग्नोर कर दिया। क्रिश्चियन को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, क्योंकि डब्ल्यू कंपनी वाले सोचते थे, खासकर विंस मैकमैन, की क्रिश्चियन क्या उखाड़ लेगा, क्रिश्चियन एक तरह से कमज़ोर है, अब रेसलिंग नहीं कर सकता, वो बुढ़ा हो चुका है। लेकिन विंस मैकमैन आज की डेट में अगर आप क्रिश्चियन को देख रहे हो, क्रिश्चियन केज को, तो एडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट हील बिग सुपरस्टार है क्रिश्चियन, समझ रहे हो? तो ये विंस मैकमैन की फ्यूचर अंडर एस्टिमेट क्रिश्चियन को किया, और क्रिश्चियन को साइन नहीं किया गया, जिसका फायदा एडब्ल्यू कंपनी उठा रही है। तो जैसा मैंने कि सूरज जी आपसे पूछा कि आप 15 साल की कंपनी में काम करते हो, लेकिन उसके बाद आपको चांसेस नहीं दिखते, तो आप दूसरी कंपनी में जाओगे ना, वही एज ने किया। एज देखिए, एज एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट है, और एज को जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां जाएंगे, और डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन मिल रहा था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज पैसा बहुत कम मिल रहा था डब्ल्यू कंपनी में उनको, और मैचेस बहुत ही कम थे। मतलब आप समझ लो कि 1-2 मैचेस थे, समझ लो ना। तो एज एज इस समय अपनी फिजिक के अंदर है, और आई थिंक वो अच्छा खासा रेसलिंग कर रहे हैं इस एज में भी। तो एज ने डब्ल्यू कंपनी को चूरा, वहां पर डेब्यू की, और आई थिंक कहीं ना कहीं अब एज और क्रिश्चियन का मैच भी टीज होने वाला है बहुत जल्द। तो देखा जाए तो एज ने सही किया मेरे अकॉर्डिंग। उसने किसी कंपनी को धोखा नहीं दिया यार। धोखा, मैं बताता हूँ आपको धोखा किसको कहते हैं। धोखा होता है जो कि जेड कारगिल ने दिया ईडब्ल्यू कंपनी को। जी हाँ, इसे आप धोखा कह सकते हैं, बिकॉज जेड कारगिल ने क्या किया, जो टोनी खान था वो एडब्ल्यू कंपनी में, वो जेड कारगिल को रिसाइन करवाना चाहता था, लेकिन जेड कारगिल ने क्या किया, वो रिसाइन नहीं करा। उसने कहा कि मुझे और पैसे चाहिए। भाई टोनी ने और पैसे दिए, उसने कहा कि मुझे इससे भी ज्यादा दे। टोनी ने और दी, इससे भी ज्यादा देता गया। टोनी वो बोलती है टोनी देता रहा, बोलती है टेना। तो ये सब चलता गया, समझ लो ना आप। टोनी खान पैसा देता गया, जेड कारगिल मुंह बोलती, लेकिन जेड कारगिल ने आन वक्त पे धोखा दे दिया गया। उसने डब्ल्यू कंपनी में जाके साइन मार दी भाई, वहां पे टोनी बेचारा मुंह सुस्ता था बैठा गया। ये क्या हो गया? तो इसे धोखा कहते हैं ना, कि जो एज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, और उसने उसके बाद एक दो दिन का वेट किया, उसके बाद जाके अपना आईडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू किया। इसमें कोई धोखे वाली बात ही नहीं है यार। तो जितने आप हेटर्स हैं एज के, आज सोच रहे हैं, तो भाई एज ने कोई धोखा नहीं दिया। डेस्टिनी हमेशा बंदा चूसता है, भगवान किस्मत दिखते हैं, तो ये सब नहीं है। तो आई होप सूरज जी आपको आपके जवाब का आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगला सवाल लेते हैं मिस्टर प्रकाश उजे का। तो मिस्टर प्रकाश जी कहते हैं, मुझे सर आपकी ना थोड़ी भाषा समझ से नहीं आ रही, मैं थोड़ा एक मिनट देखता हूँ। प्रकाश जी क्या कहते हैं भाई, क्या
थोड़ा आपने वो लिखा हो ना उल्टा पुल्टा। क्या रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच आपको डब्ल्यू कंपनी में देखने को मिलने वाला है? क्या सीएम पंक, क्या लिखा है आपने, सीएम पंक रिटर्न, सीएम पंक का रिटर्न आपको, रिटर्न के बाद आपको रोमन रेंस के साथ मैच देखने को मिलने वाला है। तो प्रकाश जी देखिए, सीएम पंक का रिटर्न तो आप समझ सकते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में हो जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है और जिसकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज सीएम पंक इस समय बहुत ज़्यादा रूमर के अंदर है और ये रूमर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है और क्लियर कट है कि सर्वाइवर सीरीज में आपको शिकागो में सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलने वाला है और जिसके चांसेस कड़े हैं, बहुत कड़े हैं। उसके बाद आपका सवाल है कि क्या रोमन रेंस और सीएम की राइवलरी डब्ल्यू कंपनी में देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर? देखिए दोस्तों, मिस्टर प्रकाश जी, अभी देखा जाए तो सीएम पंक डब्ल्यू कंपनी रिटर्न करेगा, लेकिन रोमन के सामने वो नहीं उतरेगा। रोमन के सामने अभी ट्रिपल एच उसको नहीं उतारेगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी फिलहाल रोमन का हारना इम्पॉसिबल है। रेसलमेनिया 40 तक रेसलमेनिया 40 तक रोमन का हारना मुश्किल है, इसलिए रेसलमेनिया तक तो सीएम पंक रोमन के सामने नहीं आने वाला। रोमन रेंस जब टाइटल हार जाएगा दोनों, तब रोमन रेंस के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। नंबर 1 चीजें हैं ब्लड लाइन, ब्लड लाइन के साथ फ्यूड होगी। उसके बाद सीएम पंक बचता है, उसके बाद रेंडी ऑर्टन बचता है, बहुत से स्टार बचते हैं जिसके साथ रोमन रेंस लड़ सकता है। इवन द रॉक भी, जी हाँ, रॉक भी हो सकता है। तो ये अंदेशा है कि सीएम पंक डब्ल्यू कंपनी में जरूर आएगा, लेकिन रोमन के साथ फिलहाल अभी सिनेरियो में सीएम पंक के कोई चांसेस नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। अगला सवाल लेते हैं मिस्टर उदय चोपड़ा जी का। उदय चोपड़ा जी क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं कि सीएम पंक और पॉल हेमन की जोड़ी क्लाइन होएगी दोबारा से। तो यार ये सवाल तो मैंने भी यार ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं आपको सही कहूँ उदय जी, ये तो यार मैं भी देखना चाहता हूँ कि सीएम पंक और पॉल हेमन जुड़े हैं यार। ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि सीएम पंक और पॉल हेमन भाई, ये करेक्टर जो है ना, ये मिलने चाहिए। आई थिंक पॉल हेमन और सीएम पंक की जोड़ी उन उन जोड़ियों में से एक है जिसमें हंसी मजाक सब कुछ है, जिसमें बिट्रे भी है, सब कुछ है भाई। आई थिंक 2013 में जब ये जोड़ी थी तो मैं काफ़ी इंजॉय किया था इस जोड़ी को, लेकिन अब फाइनली सीएम के 10 के बाद चांसेस ज़्यादा है कि ये जोड़ी वापस से रीयूनाइट हो सकती है। मुझे नहीं पता कि पॉल हेमन दोबारा से ज्वाइन होंगे सीएम पंक के साथ, लेकिन इनकी केमिस्ट्री, इनका स्टोरी अधूरी है। जी हाँ, बहुत अधूरी है, बिकॉज उस समय ब्रॉक लेसनर बीच में आ गए थे, लेकिन इनकी स्टोरी तो बहुत लंबी चलती। तो मैं तो सही में उदय जी देखना चाहूँगा कि सीएम पंक और पॉल हेमन की जोड़ी मिले आपस में, और ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे ना भाई, मेरे को पर्सनली बड़ा मजा आने वाला है। सही कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोमो वॉर, सेगमेंट, हंसी मजाक सब देखने को मिलने वाला है। और सीएम पंक के वो अटैक कौन भूल सकता है जो कि उन्होंने कर्टिस एक्सेल और पॉल हेमन पर किए थे 2013 में। भाई साफ मजा आ गया था यार। सो ये था उदय जी आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल रियूनाइट हो सकती है दोनों टीम। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक करते हैं यार। आज के क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वैसे तो और लंबी करता है वीडियो, लेकिन ठीक है, आप यहाँ तक भी देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो अगले अब बाकी के सवाल मैं आगे लूंगा। और दोस्तों, अगर आप भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यार, कमेंट में आप जितने सवाल आपके मन में आ रहे हैं आप लिख दीजिए। सवाल पूछिए मुझसे कि कौन क्या कब क्या, सारे जवाब मिलेंगे। जिस तरह से जितने मतलब जितने लोगों को मैंने आज इस वीडियो में जवाब दिया, उस सब आपको जवाब मिलेंगे। अनकट, अनफिल्टर्ड, अन एडिटिंग हम पॉडकास्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रियलिस्टिक लगे आपको। मैं कोई भी इसमें फिल्टर नहीं डालता हूँ। सो शुक्रिया, यहाँ तक जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्टू रासिंग, जय माता दी। कल मिलते हैं।